हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम जो है आज 12th क्लास बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो है पॉलिटी 100 मार्क्स का जो है उसका यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जो 100 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने भी लिया है बिहार बोर्ड में, उनके 100 मार्क्स का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें आपका जो है पॉलिटी में यानी कि राजनीतिक विज्ञान में जो है 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के हैं। ठीक है, और 50 प्रश्न जो है वो है सब्जेक्टिव के। ठीक है, तो 50 प्रश्न जो सब्जेक्टिव है उसी का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें आपको जो है 2-2 मार्क्स का जो है वो 30 प्रश्न है। ठीक है, जिसमें से आपको 15 ही बनाने हैं और 15 दूना 30 मार्क्स इसका मिलेगा आपको। ठीक है, प्रश्न जो है वो कितने हैं? 30 हैं, जिसमें आपको 15 ही सॉल्व करने हैं और उसके लिए आपको जो है 30 अंक मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद 5-5 नंबर के 4 प्रश्न हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और दोनों मिला के जो है आपका 50 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो हम जो है अभी 15 प्रश्न जो है 2-2 नंबर वाला है, उसमें से 10 प्रश्न आपको जो महत्वपूर्ण है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो 30 प्रश्न है उसमें से हम आपको जो है 10 प्रश्न यहाँ पे दे रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे आप फोकस कीजिए, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है ये है राष्ट्र निर्माण से संबंधित। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जो है हमारा देश जब आजाद हुआ उस समय यह लगभग 565 देशी रियासतों में बटा था। ठीक है, मतलब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा थे। ठीक है, उन सबको जो है स्वतंत्रता के बाद एकजुट करके ठीक है अखंड भारत का निर्माण करना ये सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है, तो इसका कार्य जो है उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले गृह मंत्री थे उनको दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी उससे निपटने का कार्य उनका था। तो राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां थी तो आपको बता ही दिए कि देशी रियासतों में जो बटा था भारत उसको एक करना। ठीक है, फिर अनेक जाति धर्मों के जो लोग रह रहे थे उनके शांति व्यवस्था स्थापित करना उनके लिए। ठीक है, उनकी शिक्षा के लिए उनके भोजन के लिए व्यवस्था करना, ये सभी जो है राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां थी। ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, फिर लोगों के रहने की व्यवस्था करना और देशी रियासतों के विलय की चुनौती भारत में। ठीक है, दूसरा है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय क्या होता है कि समाज में सभी वर्ग जो है उनमें ऊंच नीच का जो भावना है उस खत्म किया जाए, सबको मान सम्मान मिले। ठीक है, उनकी मान मर्यादा सुरक्षित रहे। ठीक है, उसको हम कहते हैं सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो है सबका समान अवसर दिया जाए। ठीक है, सबको रोजगार मिले, उनकी बेरोजगारी और बेकारी जैसी समस्याएं दूर हो, वो है आर्थिक न्याय। ठीक है, कांग्रेस के उत्थान एवं पतन के कारण, ये तीसरा जो प्रश्न है, कांग्रेस के उत्थान एवं पतन के कारण। तो बिल्कुल हम शॉर्ट में आपका जो है एक रिव्यू भी देते चल रहे हैं। ऐसे आप प्रश्न ये लिख लीजिए, फिर आप उसका अपने से रिवीजन कीजिए, लेकिन एक शॉर्ट रिव्यू जो है हम आप सभी को दे रहे हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के उत्थान एवं पतन के क्या कारण थे? ठीक है, तो आपको पता है जो कांग्रेस पार्टी है ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पुराना राजनीतिक दल है। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी, कांग्रेस की स्थापना। इसके उत्थान एवं पतन के कारण आपको बताने हैं। ठीक है, तो उत्थान का कारण क्या था? तो सबसे बड़ी जो है राजनीतिक पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी थी, लोगों का ट्रस्ट था, लोगों का विश्वास था कि कांग्रेस जो है उनके लिए कार्य करेगी। ठीक है, तो ये इसके उत्थान के कारण थे। साथ में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ठीक है, कांग्रेस के पास जो है जवाहरलाल नेहरू जैसा एक चमत्कारी नेतृत्व था जिसके कारण कांग्रेस का उत्थान हो रहा था। ठीक है, कांग्रेस के पतन का कारण भी वही बना कि कांग्रेस में फूट पड़ गया। ठीक है, जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई कांग्रेस में फूट पड़ गई और कांग्रेस जो है दो भागों में बंट गया, सिंडिकेट एवं युवा तुल। ठीक है, तो ये एक समस्या हो गई कांग्रेस के पतन की। क्षेत्रीय दल जो है वो सामने आने लगे। जो पहले क्षेत्रीय स्तर पे कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था, अब क्षेत्रीय दल जो है वो धर्म की राजनीति, फिर नक्सलवाद की राजनीति, जाति की राजनीति करके जो है उन्होंने अपने आप की स्थिति को बेहतर किया। तो क्षेत्रीय दल जो है कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण बने। ठीक है, और साथ में जो जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व था वो खत्म हो गया, जिसके चलते कांग्रेस का पतन हो गया। उसके बाद है
भाषा की राजनीति, ठीक है। भाषा की राजनीति क्या है? तो भाषा की राजनीति कहने का मतलब है, इतना बड़ा हमारा देश है, ठीक है, और उसमें विभिन्न जाति धर्मों के लोग जो है रहते हैं, उनके लिए एक भाषा निर्धारित की जाए जिसको सभी लोग समझ पाए, ठीक है। तो इसके लिए हमारी सरकार ने जो है, उसने क्या किया, भाषा नीति को उसकी शुरुआत की कि हम क्या करें कि एक ऐसी भाषा विकसित करें जिसे सब लोग समझ पाए, ठीक है। तो भाषा नीति का मतलब है कि हमारे यहाँ एक ऐसी समृद्ध भाषा को लाना जो सबके लिए समझने लायक हो, ठीक है। तो वो हो गया आपका भाषा नीति, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है, और भारत में जो है वो इस समय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और भाषा का संबंध जो है हमारी अनुसूची में 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। विदेश नीति एवं परमाणु नीति, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति क्या रही है और परमाणु नीति क्या रही है, ठीक है। भारत की विदेश नीति यही है कि हमें जो भी करना है वो शांति हेतु करना है, विश्व के कल्याण हेतु करना है, ठीक है। और परमाणु नीति भी उसी तरह की है कि भारत जो है अपने परमाणु परीक्षण जो है केवल शांति के लिए करेगा, ठीक है, शांति के उद्देश्यों के लिए करेगा। यहाँ पर हम युद्ध के लिए भी किसी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं करेंगे, ठीक है। गुट निरपेक्षता एवं पंचशील सिद्धांत। गुट निरपेक्षता क्या है? तो गुट निरपेक्षता मतलब गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है। किसी भी गुट में, जब हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हुआ, ठीक है, और पूरे विश्व में एक दौर ऐसा था जहां दो महाशक्तियां, ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से लड़ रही थी अपने आप के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उस समय भारत जो है इसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इसका मतलब हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, ठीक है। हमने सबके शांति की बात की है। अगर युद्ध कोई करना चाहता है तो हम युद्ध करने वाले गुट में कभी भी शामिल नहीं होंगे, ठीक है। हमें बस शांति स्थापित करनी है पूरे विश्व में, ठीक है। इसी तरह से रिलेटेड एक धर्म निरपेक्षता भी है। इसका मतलब भारत जो है एक धर्म निरपेक्ष देश है, जहां हमें क्या करना है, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देना है, सब धर्म हमारे लिए समान है, ठीक है। पंचशील क्या है? तो पंचशील सिद्धांत जो है ये हमने पंचशील समझौता किया था चीन के साथ में, ठीक है। और उसमें 5 सिद्धांत हमने दिए हैं कि हम एक दूसरे की अखंडता को जो है वो भंग नहीं करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह हमने पंचशील बनाए, पंच सिद्धांत दिए। लेकिन जो है आपको पता है कि हमारा जो चीन है उसने पंचशील सिद्धांतों को जो है दरकिनार किया, और भारत चीन जो है इस समय थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है सीमा विवाद को लेके, ठीक है। हरित क्रांति के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। हरित क्रांति आप जानते हैं, जब हमारे देश में सूखा पड़ा था 1965-66 में, ठीक है, उस समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और हरित क्रांति का मतलब क्या है कि खाद्यान्न फसलों में अप्रत्याशित वृद्धि। इसके लिए हमने जो है वो उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया, सिंचाई की उन्नत व्यवस्था की, ठीक है, कृषि में मशीनीकरण किया, जिसके चलते जो है खाद्यान्न फसलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, और इसी को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसका नकारात्मक भी प्रभाव पड़ा। जितने भी पूंजीपति वर्ग थे, जो बड़े किसान थे, उसको ज्यादा लाभ हुआ। जो हमारे छोटे किसान थे उनकी स्थिति खराब हो गई, ठीक है। साम्यवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला प्रश्न है साम्यवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या है? साम्यवादी और पूंजीवादी का मतलब है, साम्यवादी मतलब जिसपे सरकार का नियंत्रण हो, और पूंजीवादी मतलब जो सरकार का नियंत्रण नहीं हो, अर्थात वो किसी निजी व्यक्ति द्वारा जो है उसको आदेशित किया जा रहा हो, ठीक है, उसको निर्देशित किया जा रहा हो, ऐसी व्यवस्था को हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। और दूसरी जो है साम्यवादी यानी कि सरकारी व्यवस्था है, ठीक है, उसमें जो है वो सरकार का नियंत्रण रहता है, ठीक है। और जो तीसरी अर्थव्यवस्था है वो दोनों का जो है वो मिक्स रूप है, ठीक है, दोनों का मिश्रण है, उसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि उसमें पूंजीवाद भी है और साम्यवाद भी है, और ऐसी अर्थव्यवस्था जो है ये भारत में शुरू है, ठीक है। तो अगर भारत में आपसे पूछे कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं नीति आयोग एवं योजना आयोग, ठीक है, और इसके कार्य, ठीक है। तो नीति आयोग और योजना आयोग क्या है? सबसे पहले जो है योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। इसका काम था योजनाएं बनाना,
ठीक है, और पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था नीति ये योजना आयोग, ठीक है। 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था और ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था कि हमें आने वाले समय में जो है सरकार को कौन कौन से कार्य करने हैं वो ये निर्धारित करता था। बाद में जब बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने क्या किया कि योजना आयोग को खत्म करके और उसके जगह पे जो है नीति आयोग ला दिया। और ये जो है दोनों योजना आयोग और नीति आयोग, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग, ठीक है, और ये गैर संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, नीति आयोग का, वो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो नीति आयोग, अब योजना आयोग का ही कार्य कौन करता है, नीति आयोग, लेकिन नीति आयोग का जो कार्य है वो वार्षिक होता है, ठीक है। योजना आयोग का कार्य जो था वो था आपको पंचवर्षीय, ठीक है। अगला एवं लास्ट प्रश्न ये है आपका, चुनाव आयोग एवं उसके कार्य, ठीक है। चुनाव आयोग क्या है, तो चुनाव आयोग जो है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी, चुनाव आयोग की स्थापना। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को व्यवस्थित करना, चुनाव संपन्न कराना, ठीक है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये चुनाव आयोग का कार्य है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो जाए, निष्पक्ष हो, किसी के पक्ष में ना हो, ठीक है, पक्षपात ना हो। और इसकी स्थापना, चुनाव आयोग की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी और उस दिन 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न है, आगे हम 20 प्रश्न और आप सभी के लिए लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बोर्ड में राजनीति शास्त्र जो 100 मार्क्स का होने वाला है, उसमें जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आप सभी एक बार अपने से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है।